आवामी जलसा 2022 का विधानसभा का इलेक्शन सेट करके बैठ जाएंगे 14 तारीख को आपको वोट करना है। पीछे कोई बयान आपको अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुनना है। एक दिन का सही फैसला 5 साल तक आपके इलाके के विकास के लिए, एक दिन का गलत फैसला 5 साल तक आपको पछताना पड़ता है। आप जानते हैं कि जमहूरियत में एक मर्तबा 5 साल में अवाम को मौका मिलता है कि अपने दरमियान से अपना एक ऐसा नुमाइंदा चुन करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे जो जा करके उसके विधानसभा की विकास की बात कर सके। आपने अब तक कितने भी नुमाइंदे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे, उन्होंने आपके इलाके में विकास के क्या काम किए हैं? उन्होंने आपके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के आपके इलाके के लिए कितनी मर्तबा सवाल किए हैं, आप ये बखूबी जानते हैं। 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में बरेली की एक भी विधानसभा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ी थी। बावजूद उसके बड़ी तादाद में बरेली जिले से तमाम की तमाम सीटें बीजेपी जीत करके चली गई। सवाल ये है कि हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी को हम फायदा पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। 2017 में हम तो नहीं थे, तो यहाँ से बीजेपी कैसे जीत गई? किसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ जो नाइंसाफियां अब तक हुई है, खास करके अल्पसंख्यक समाज के साथ, वो बात किसी से छुपी नहीं है। सरकारें किसी की भी रही हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बना करके हमारा वोट दिया जाता है। आज से 70 साल पहले कभी जनसंघ का डर दिखा करके सेकुलर पार्टियों ने हमारा वोट लिया, तो आज बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारा वोट लेते हैं। बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हिंदू भाइयों का वोट लेती है, और समाजवादी पार्टी बीजेपी का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट लेती है। यानी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज यानी जो मुसलमान है वो दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा? हमने तो अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने तो इन सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी माना, इनके डंडे, इनके झंडे को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, और हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल से ज्यादा इक़्तिदार हमने इन नामनहाद सेकुलर पार्टियों को दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए 74 सालों में आपने क्या हासिल किया? आपको क्या मिला? आज अगर हम सबसे ज्यादा इस देश में, इस प्रदेश में अगर पिछड़े हैं, तो उसकी जिम्मेदार वही नामनहाद सेकुलर पार्टियां हैं जो इक़्तिदार की कुर्सियों पर रही हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी को वोट दे करके, बीजेपी को के खौफ से वोट दे करके आप अपने रोशन मुस्तकबिल को पालेंगे, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना डंडा नहीं, अपना झंडा नहीं, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उस समाज की कोई पहचान नहीं होती है। आप जानते हैं मौजूदा वक्त में देश और प्रदेश के हालात क्या है। आपने देखा, चाहे वो CAA का मामला रहा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, चाहे वो मुसलमानों की लिंचिंग का मामला रहा हो,
अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में कोई आवाज थी तो वो आवाज अखिलेश यादव की नहीं थी, वो आवाज कांग्रेस की नहीं थी, वो आवाज बहुजन समाज पार्टी की नहीं थी, वो आवाज मुख्तार अब्बास नकवी शहनवाज हुसैन की नहीं थी, वो सिर्फ एक आवाज थी, वो आपने खैर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 5 साल आपके लिए लड़ाई कौन लड़ता है, आपके हक की बात कौन करता है, आपके खिलाफ हो रही नाइंसाफियों के लिए आवाज कौन उठाता है? आप बताइए मुझे, क्या वो अखिलेश यादव है? कभी नहीं मेरे भाई। मैंने कहा ना कि जमहूरियत में जिस समाज के पास अपना परचम नहीं, अपना नेता नहीं, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। वो सियासी यतीमी की जिंदगी गुजारता है, उसका कोई पुरसहाल नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। हमसे ज्यादा जुल्म, हमसे ज्यादा अत्याचार इस देश के अंदर दलित भाइयों के साथ हुआ, जबकि 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC ST समाज का होता है। बावजूद उसके आजाद भारत में इनके गले में मटकी लटकाई गई, इनके कमर में झाड़ू बांधे गए, इनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, कोई आवाज नहीं थी। 131 MP पार्लियामेंट के अंदर बैठा खामोश था। मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले और जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि 131 MP जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है वो तुम्हारी आवाज बन सकेगा, कभी नहीं। उसे नींद आएगी, दवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा, कभी तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जब तक तुम सियासी तौर से बेदार नहीं होगे, जब तक तुम अपना परचम नहीं बनाओगे, जब तक तुम काशीराम को, मायावती को अपना नेता नहीं बनाओगे, जब तक तुम अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं हासिल कर पाओगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जाटों ने मान्यवर काशीराम जी को अपना नेता माना, उनकी बातों को सुना, नीले परचम को अपना परचम बनाया, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी बनाया, काशीराम को और मायावती को अपना नेता बनाया और मुत्तहिद हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी कौम की बेटी को बनाया। आज आप बताइए मुझे, मानव काशीराम ने कहा था कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो, तो उसके लिए प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा, अब ये जाटो समाज, लोगों ने यहाँ तक कहा, गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज अब सत्ता करेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, जिस तरीके से आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं लोग, कहते हैं कि ये सपने देख रहे हैं। यकीनन हम सपने देख रहे हैं, और जो सपने नहीं देखते हैं कभी वो मंजिल नहीं पाते हैं। सपने देखना भी जरूरी। इसी तरीके से लोगों ने मजाक उड़ाया था हमारे दलित भाइयों का, जाटो समाज के लोगों का, और कहा कि ये सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। काशीराम ने कहा, जब तक सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक तुम इंसाफ के कोई दरवाजे अपने लिए नहीं खोल पाओगे। दलितों ने उस बात को समझा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने क्या किया 70 सालों? हमने बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी को वोट डाला, हमने बीजेपी को रोकने के लिए BSP को वोट डाला, हमने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट डाला। हमें क्या मिला? क्या कभी आपने इस बात को सोचा? क्या कभी आपने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि आपने क्या हासिल किया? आजाद
भारत में कुछ भी नहीं। आपकी इबादतगाहों को मिसमार किया गया, आपकी दरगाहों को मिसमार किया गया, आपके लोगों की लिंचिंग हुई, आपकी शरीयत में मुदाखलत की गई। क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ, कोई आवाज नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, लोग आज सवाल करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्या करेगी या क्या किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दादरी में जब अखलाक को मारा गया, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और कहा जाता था कि आजम खान साहब मिनी चीफ मिनिस्टर है। ये कहा जाता था कि ये तो अल्पसंख्यक समाज की हुकूमत चल रही है। लेकिन अखलाक को मारा गया। 45 MLA मुसलमान थे, समाजवादी पार्टी के 18 BSP के एक कम 70 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुस्लिम MLA थे। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा मुसलमान MLA जीत करके गए थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा। लेकिन आप मुझे बताइए कि मुजफ्फरनगर का दंगा हो या अखलाक की लिंचिंग पे कोई आवाज थी? कोई गया मुजफ्फरनगर? कोई गया अखलाक मरहूम के घर पर? कौन गया? 2013 में MIM उत्तर प्रदेश में नहीं आई। बावजूद उसके आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर गए। आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अखलाक के घर पर गए। तिलकवा में, हापुड़ में कासिम की लिंचिंग हुई, कोई नहीं गया। मेरे कायद ने मुझसे कहा, शौकत जाओ, वहां पे गड़बड़ हुई। मैंने जाकर के कासिम के परिवार, 3 बेटियां यतीम हो गई, बीवी बेवा हो गई, कोई पूछने वाला नहीं था। समीउद्दीन जो 70 साल के बुजुर्ग थे, जब जालिम मार रहे थे कासिम को, तो समीउद्दीन बचाने के लिए आगे बढ़े तो उनको मारा गया। उनकी पसलियों को तोड़ दिया गया, दाहिने हाथ को तोड़ दिया गया, पैर को तोड़ दिया गया। मेरे कायद ने हैदराबाद में अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि कासिम के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं। मुझसे कहा कि जाओ, कासिम के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। मैंने जा करके उनकी मदद की। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के। क्या किया इन लोगों ने? इन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने या बीजेपी ने 70 सालों में पीने का साफ पानी भी आवाम को नहीं दिया। आप बताइए, कोरोना की सेकेंड वेव में क्या हुआ था इसी प्रदेश के अंदर? लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही थी, लाशें गंगा में तैर रही थी, कुत्ते और सुअर उसको नोच रहे थे। बड़े बड़े दावे करने वाले बताएं क्या किया उन लोगों ने? और आप सुनना चाहेंगे हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या किया अब तक? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख अगर बताऊंगा तो 2-3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल चलाती है। एक असरा हॉस्पिटल मुस्लिमीन का अपना MBBS का मेडिकल कॉलेज भी है, डी फार्मा का फार्मासिस्ट का नर्सिंग कॉलेज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के अंदर चलते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज के लिए जाता है, 20 रुपए की पर्ची बनवाता है और 3 महीने तक डॉक्टर को फ्री में दिखाता है, उससे 3 महीने तक पैसे नहीं लिए जाते। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। आज जो आप बिस्लरी की बोतल 20 रुपए में खरीदते हैं, मिनरल वाटर 1 लीटर मिलता है। हैदराबाद की एक गली में सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट के नाम से प्लांट लगाया गया है और वहां पर 1 रुपए में 11 लीटर मिनरल वाटर मिलता है। ये काम है हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का।
हैदराबाद के अंदर जो काम हमारे कायद ने किया है, 90% अपनी निधि का पैसा अपनी लोकसभा में खर्च करते हैं। हम पर इल्जाम लगाया जाता है हम बीजेपी की पीठ। 2014 के पार्लियामेंट का इलेक्शन हम नहीं लड़े थे उत्तर प्रदेश में। 2017 में हम 36 सीटों पर लड़े थे, बाकी 367 सीटें हमने छोड़ दी थी। आप बताइए मुझे, उसके बाद बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें कैसे जीत गई? कैसे समाजवादी पार्टी 222 से 47 सीटों पर आ गई? बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों से 19 सीटों पर आ गई। अच्छा, आपको मालूम है 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को 23% वोट मिला और बीजेपी को 40% वोट मिला। तो समाजवादी 47, बहुजन समाज 19 और बीजेपी 311 सीट जीत करके आई। और 2019 के, जबकि 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस समाजवादी का अलायंस था, 2019 के इलेक्शन में यानी सिर्फ 2 साल के बाद सपा बसपा का अलायंस हुआ। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में उससे बड़ा कोई गठबंधन बन सकता। लोगों ने यह समझा जिसको टिकट मिला वो पार्लियामेंट में चला गया। लोग कहते थे कि अब तो बीजेपी 10 और 15 पे सिमट जाएगी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में सपा बसपा का गठबंधन हुआ। समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर सिमट गई। आपको मालूम है 2017 में इन्हें 23 और 22% वोट मिला सपा और बसपा को। 2019 में 17% समाजवादी को और 18% बहुजन समाज पार्टी को, यानी 5% सपा और बसपा का वोट परसेंट कम हुआ और बीजेपी का जो 40% मिला था वो 50% पर पहुंचा। यानी सपा बसपा का 10% वोट मिला करके बीजेपी में शिफ्ट हुआ और इल्जाम हमको लगाया जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाली 14 तारीख को मुत्तहिदा तौर पर अगर मगर लेकिन नहीं, जीत हार का फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है, लेकिन हमारा काम जिद्दोजहद करना, कोशिश करना है। जब हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम मैदान में नहीं आएंगे लड़ने के लिए, तो हम जीतेंगे कैसे?